नमस्कार, आई एम दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम पढ़ेंगे 18 अगस्त 2025 के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आज के न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रीलिम्स का टॉपिक। तो प्रीलिम्स में फर्स्ट टॉपिक है इंडियाज़ S&P रेटिंग अपग्रेड। तो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी जो है S&P स्टैंडर्ड्स एंड पुअर नाम है जिसका पूरा, उसने इंडिया की सॉवरेन रेटिंग को अपग्रेड किया है। कहाँ से? BBB- जो स्टेबल को शो करती है टू BBB- पॉजिटिव। ठीक है, स्टेबल से पॉजिटिव की तरफ 16 अगस्त 2025 को अपग्रेड किया है। ये मार्क करता है फर्स्ट रेटिंग अपग्रेड इन सेवरल ईयर्स एंड कैरीज इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस। क्या क्या चीज़ों के लिए? बोरोइंग कॉस्ट के लिए, इन्वेस्टमेंट फ्लो के लिए और इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी के लिए। ठीक है, अब हम की हाइलाइट्स जो देखेंगे ना कि किस हिसाब से हमारी रेटिंग इंप्रूव हुई है। तो ये जो डेटा है वो हमको याद नहीं रखना है, बस हम अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं कि किसके अप्रॉक्सीमेट है ये डेटा। तो इंडियाज़ इकोनॉमिक प्रोग्रेस सिंस लास्ट रेटिंग 2006 से 7 के बीच में जो हुई थी, तो रियल जीडीपी ग्रोथ की बात की जाए तो 8.1% और अभी 6.5% 2024-2025 में। फिर रियल पर कैपिटा जीडीपी लिखा हुआ है तो $1331। होलसेल इन्फ्लेशन की बात करें तो 2.3%। रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो अभी है 4.6%। डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो अभी 81.3% है। और फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें तो हमारा काफ़ी इंप्रूव हुआ है, $668.33 बिलियन। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात करते हैं तो अलग अलग ग्रेड्स में होती है। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड की बात की जाए तो BBB- to AAA+, ये अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं कि हम कैसे रेट करेंगे। ये इंडिकेट करता है एडिक्वेट कैपेसिटी टू रीपे डेट। अलग अलग कंट्री की जो डेट रीपे करने की कैपेसिटी है वो शो करता है। फिर स्पेकुलेटिव ग्रेड में आते हैं तो BB+ एंड बिलो। BB+ के नीचे जो है वो आते हैं स्पेकुलेटिव ग्रेड में, तो उनमें हायर रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट है। और इंडिया रिमेन्स इन BBB- इन्वेस्टमेंट ग्रेड बट विद अ पॉजिटिव आउटलुक। तो हम हैं BBB- में, मतलब लोअर कैटेगरी में है, बट हमारा पॉजिटिव आउटलुक है। अब की फैक्ट्स की बात करते हैं तो इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है 2024-2025 में वो प्रोजेक्टेड है 5.1% ऑफ GDP। फॉरेक्स रिजर्व्स की बात की जाए तो $668 बिलियन, फोर्थ लार्जेस्ट है हम ग्लोबली, मतलब फॉरेक्स रिजर्व जो हमारा है ऑल ओवर वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट है। इंडिया जॉइंट्स पीयर्स लाइक इंडोनेशिया, मैक्सिको एंड फिलीपींस विद अ पॉजिटिव आउटलुक। तो जो पॉजिटिव आउटलुक वाली रेटिंग में है वो कौन कौन है? इंडोनेशिया, मैक्सिको एंड फिलीपींस। कंट्रीज़ विथ हायर AAA रेटिंग्स इंक्लूड, अब ज़्यादा अच्छी रेटिंग इनकी है, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, इंडियाज़ फर्स्ट सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्लांट टू स्टार्ट प्रोडक्शन बाय ईयर एंड। तो इंडिया का जो फर्स्ट सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्लांट है वो स्टार्ट होने वाला है ईयर एंड में। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन विल बिगिन प्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एट इट्स पानीपत रिफाइनरी। कहाँ पे? पानीपत रिफाइनरी में शुरू करेंगे बाय December 2025। फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू रिसीव ISCC, दैट इज़ इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन। कौन सा सर्टिफिकेशन मिला है IOC को? इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन, कॉर्सिका सर्टिफिकेशन जिसको बोलते हैं, फॉर SAF मतलब सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के प्रोडक्शन के लिए। अब की फीचर्स क्या है ये जो प्लांट ओपन हो रहा है पानीपत में और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का? तो प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात की जाए 35,000 टन्स पर ईयर SAF प्रोड्यूस करेगा। और क्या यूज़ करेगा? यूज्ड कुकिंग ऑयल। जो यूज्ड कुकिंग ऑयल होता है ना, जो खाने के लिए अच्छा नहीं होता, उसको यूज़ करेगा फीड स्टॉक की तरह। फिर SAF ब्लेंडिंग, तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में क्या ब्लेंडिंग रहेगी? एयरलाइंस कैन यूज़ अप टू 50% SAF प्लस एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को एविएशन टर्बाइन फ्यूल के साथ यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडिंग करके। सर्टिफिकेशन की बात करें तो ISCC कॉर्सिका इंश्योर्स कंप्लाइंस विद कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। इसी का शॉर्ट फॉर्म है कॉर्सिका। तो एक बार फिर से देखो क्या है? कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, कि हम इंटरनेशनल एविएशन में कार्बन एमिशन को कैसे कम कर सकते हैं। टारगेट क्या है नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर? तो 1% SAF ब्लेंडिंग करना है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए बाय 2027 और 2% ब्लेंडिंग बाय 2028। ठीक है, की फैक्ट्स में आते हैं तो ISCC कॉर्सिका, तो इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन, फ्रेमवर्क फॉर SAF कंप्लाइंस एंड ICAO कॉर्सिका। ICAO हेडक्वार्टर की बात की जाए तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। फिर नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 की बात की जाए तो ये प्रोवाइड करता है रोड मैप फॉर एडवांस्ड बायोफ्यूल्स लाइक SAF। और इंडिया का जो नेट ज़ीरो टारगेट है वो क्या है? हमको कब तक नेट ज़ीरो अचीव करना है? 2070 तक। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ग्रासलैंड इन्वेडर्स स्टिफल आसाम्स आइलैंड लाइक नेशनल पार्क होम टू फेरल हॉर्सेस। तो क्या है, जो इन ग्रासलैंड के कुछ इन्वेडर्स हैं, मतलब वीड्स बोल लो या कुछ इन्वेजिव स्पीसीज़, वो आसाम के नेशनल पार्क में इन्वेड कर रही है बोल रहा है। तो एक न्यू हाईलाइट ने बताया कि इन्वेजिव एंड इवन सम नेटिव प्लांट स्पीसीज आर अल्टरिंग द इकोसिस्टम। तो अल्टरेशन कर रहे हैं इकोसिस्टम में। कौन से नेशनल पार्क के? दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, आसाम।
ठीक है। और दिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क है, ये ओनली हैबिटेट है फेरल हॉर्सेस का इंडिया में। इंपॉर्टेंट है ना, दिब्रू-सैखोवा में है। और ये किसके डिसेंडेंट्स है जो फेरल हॉर्सेस हैं? मिलिट्री हॉर्सेस जो अबैंडन हो गए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अब की हाईलाइट्स में देखते हैं तो ये जो जर्नल पब्लिश हुई है उसका टाइटल था ग्रासलैंड्स इन द फ्लक्स, और ये स्टडी हुई है 1999 से 2024 के बीच में। और यहाँ पे मेजरली क्या है? श्रब लैंड्स है। अब इन्वेजिव एंड नेटिव प्लांट थ्रेट्स की बात की जाए तो नेटिव ग्रासलैंड इन्वेडर्स कौन कौन से, इनका नाम नहीं याद रखना है, ठीक है। बॉम्बेक्स सीवा एंड स्पीसियो, जिसको अजर बोलते हैं। फिर इन्वेजिव स्पीसीज़ भी यहाँ पे बहुत सारी, इनका नाम याद नहीं रखना है, बस आप ये ध्यान रखो कि नेटिव स्पीसीज़ भी कुछ इन्वेड कर रही है जो पहले नहीं थी, और अब इन्वेजिव स्पीसीज़ भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट की बात करें तो लॉस ऑफ ग्रासलैंड इज़ रिड्यूसिंग हैबिटेट फॉर सेवरल एंडेंजर्ड स्पीसीज़। किस किस स्पीसीज़ के लिए? जैसे बंगाल फ्लोरिकन के लिए जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, हॉक डियर के लिए, स्वैम्प ग्रास बैबलर के लिए। अब हम आते हैं कि दिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क के बारे में हम पढ़ेंगे, लोकेशन के बारे में और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है आसाम के, और ये नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था 1999 में। इसका एरिया वगैरह याद नहीं रखना है। लैंडस्केप की बात की जाए तो आइलैंड लाइक फॉर्मेशन है बिटवीन ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड दिब्रू रिवर, ठीक है। आपको नाम से याद रहेगा, ब्रह्मपुत्रा तो आसाम साइड जाते तो ब्रह्मपुत्रा इंपॉर्टेंट है, और दिब्रू क्योंकि दिब्रू-सैखोवा नाम में है। मेजर फौना कौन कौन से यहाँ पे? फेरल हॉर्सेस है, गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन है और माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। मेजर फ्लोरा की बात की जाए तो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड है और वेटलैंड वेजिटेशन है, ठीक है। और ओनली हैबिटेट है ये फेरल हॉर्सेस का दिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क। क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड यहाँ पे कौन सी मिलती है? बंगाल फ्लोरिकन, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, इन अ फर्स्ट कराईकल टू गेट एडवांस्ड फिशरीज प्रोसेसिंग क्लस्टर। तो कराईकल कहाँ पे? पुडुचेरी का एक पार्ट है, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी का। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट ऑफ द आर्ट फिशरीज प्रोसेसिंग क्लस्टर बनने वाला है। कौन सा? फिशरीज प्रोसेसिंग क्लस्टर, जो अप्रूव किया गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर। इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो क्लस्टर इज अमॉन्ग 34 फिशरीज प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग क्लस्टर्स अप्रूव्ड अक्रॉस इंडिया। पार्टनरिंग हार्बर कौन कौन से? इसमें अलग अलग एरियाज पार्टिसिपेट कर रहे हैं कराईकल के अगल बगल के। फैसिलिटीज़ यहाँ पे कौन कौन सी होंगी? कोल्ड चेन होगा, आइस प्लांट होगा, प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगे, ट्रांसपोर्टेशन होगा और मार्केटिंग सिस्टम होगा। बस अब इसमें पूरा क्रक्स क्या है कि हमको ये ध्यान रखना है लोकेशन कराईकल में। अब आते की फैक्ट्स में, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फ्लैगशिप स्कीम है फिशरीज डिपार्टमेंट की, और मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, तो ये पुडुचेरी में इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि 15 फिशिंग प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी सपोर्ट की जा रही हैं पुडुचेरी स्टेट फिशरमैन कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा, और इनको ₹2 लाख पर PFCS का सपोर्ट मिलेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये नोडल एजेंसी है कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद, तेलंगाना में। इंडिया क्या है? अब इंडिया के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे फिशरीज़ का। तो इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर ग्लोबली, और सेकेंड इन एक्वाकल्चर। 3rd लार्जेस्ट है ग्लोबली फिश में, और सेकेंड है एक्वाकल्चर में। अब आते हैं हम नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी एवरीवेयर इज़ ऑर्डर्ड बाय अ कॉमन हिडन पैटर्न। तो मतलब ये एक स्टडी है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। स्टडी का सिर्फ क्रक्स याद रखना, ठीक है। तो एक इसमें पब्लिश हुई थी, नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन में हुई थी। तो उसमें बोला कि जो बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस अर्थ है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है। तो वो पैटर्न अभी साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया, इकोलॉजिस्ट ने। तो वो बोल रहा है ओनियन लाइक पैटर्न है, जहाँ पे डेंस यूनिक बायोडाइवर्सिटी है सेंटर में, और पोरस मिक्स्ड मार्जिन है एजेस में। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ये नेशनल पार्क भी है, तो यहाँ पे डेंस बायोडाइवर्सिटी रहेगी, फ्लोरा फोना दोनों की, और यहाँ जाते जाते पोरस हो जाएगी, ओनियन के जैसे बोल रहा है, ठीक है। फिर की हाईलाइट्स की बात करते हैं तो ये ग्लोबल टारगेट को सपोर्ट करता है, जैसे कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को, और CBD को, जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन कौन से? हिमालय, इंडो बर्मा, सुंदरलैंड और वेस्टर्न घाट्स। इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन कौन से इंडिया में? हिमालय, इंडो बर्मा, सुंदरलैंड जिसमें निकोबार आइलैंड्स आता है, और वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। की फैक्ट्स की बात करते हैं तो इंडिया ने ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड साइन किया था COP15 मॉन्ट्रियल में। नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग की बात की जाए तो ये लॉन्च किया गया है MOFCC के द्वारा, और UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 से 2030 के बीच का है, जो अलाइन करता है बायोडाइवर्सिटी रिसर्च के साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बिहार स्टार्टअप जर्नी एक्सपैंड्स रैपिडली। तो चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो पटना में है, उसने अपने इनोवेशन, इंक्यूबेशन और लीगल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर एंड स्टार्टअप सेल के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया कैटलिस्ट 2.0 स्टार्टअप लॉ एंड पॉलिसी समिट। क्या चीज़ लॉन्च किया? कैटलिस्ट 2.0 स्टार्टअप लॉ एंड पॉलिसी समिट। क्या प्रमोट करने के लिए? स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस को प्रमोट करने के लिए।
अब की हाइलाइट्स की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर आता है, जो नोडल मिनिस्ट्री है स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की बात की जाए तो ये लॉन्च हुआ था 2021 में विद एन आउटले ऑफ 945 करोड़ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए अर्ली एज स्टार्टअप्स को। फिर बिहार आइडिया फेस्टिवल की बात की जाए तो इसका रजिस्ट्रेशन टारगेट अलग था और रजिस्ट्रेशन उससे भी ज़्यादा अचीव हुए थे। की फैक्ट्स में आते हैं तो कैटलिस्ट 2.0 समिट 2025 वो ऑर्गेनाइज हुआ था CNLU पटना में, और बिहार आइडिया फेस्टिवल ने क्रॉस किया 25,000 रजिस्ट्रेशन, जिसका टारगेट था लेकिन सिर्फ 10,000। और स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव तो आप सभी को पता है कि 2016 में लॉन्च हुआ था बाय DPIIT, और उसका मोटिव था स्ट्रेंथन करना इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ इन राजगीर, ऐसा CM ने बोला है। तो CM चीफ मिनिस्टर जो बिहार के नीतीश कुमार जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ डेवलप की गई है राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। क्या चीज़ के लिए? ट्रेनिंग और होस्टिंग वेरियस स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स के लिए। और ये फैसिलिटीज़ एनेबल करेंगी बिहार को कि बिहार में नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स हो सके, जैसे कि इंक्लूडिंग एशियन कप हॉकी 2025 में जो होने वाला है। अब की हाइलाइट्स देखते हैं तो एशियन कप हॉकी की बात की जाए तो ये टूर्नामेंट फीचर करेगा कहाँ से टीम आएंगी? इंडिया, जापान, चाइना से, मलेशिया, साउथ कोरिया, ओमान और बांग्लादेश से। और यहाँ पे अलग अलग क्वालिफाइंग राउंड्स प्लस सेमीफिनाले और फाइनल्स होंगे। अब की फैक्ट्स की बात करते हैं तो जो एशियन हॉकी फेडरेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। मैस्कॉट है चांद, जो रिप्रेजेंट करता है बिहार कल्चरल हेरिटेज एंड नेशनल एनिमल, और काऊ एक सिंबल है प्रॉस्पेरिटी का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। पार्टिसिपेटिंग नेशंस हमने देख लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज PM मोदी अनाउंसेस प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना टू बूस्ट यूथ एम्प्लॉयमेंट। तो PM ने न्यू स्कीम अनाउंस की है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज 12th इंडिपेंडेंस डे एड्रेस फ्रॉम द रेड फोर्ट अनाउंस प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और उसका आउटले रखा है 1 लाख करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा 3.5 करोड़ जॉब्स इन 2 ईयर्स। इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। तो पार्ट ए में क्या है कि सपोर्ट मिलेगा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को, जैसे जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं बेसिकली उनको। तो बेनिफिशरीज है फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ रजिस्टर्ड विद EPFO। 1 मंथ EPF वेज मिलेगा अप टू 15,000 इन 2 मंथ्स। ये देखो, ये एकदम ये चीज़ें मत याद रखना, बहुत ज़्यादा डीप में दिया हुआ है। सैलरीज मिलेगी अप टू 1 लाख, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर 6 मंथ्स। फिर पार्ट बी में जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए क्या इंसेंटिव्स रहेगा? एक था एम्प्लॉयज़ के लिए कि जो काम करेंगे, और एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय करेंगे, तो उनको अप टू 3,000 पर मंथ पर न्यू एम्प्लॉय फॉर 2 ईयर्स मिलेगा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्सटेंड किया जाएगा इस इंसेंटिव को 3rd और 4th ईयर में भी। की फैक्ट्स की बात करते हैं तो इंसेंटिव पेमेंट मैकेनिज्म क्या है? ये किसका मैकेनिज्म है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है, और इसमें पेमेंट किया जाता है DBT के द्वारा, दैट इज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा, थ्रू आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम, आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो आई होप प्रीलिम्स वाला पार्ट क्लियर है। अब मेंस में हम 2 एडिटोरियल करेंगे। आज के जो 2 एडिटोरियल हैं वो एकदम भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉमन है, मतलब बेसिक एक जनरल अवेयरनेस के लिए है। तो फर्स्ट एडिटोरियल है नेक्स्ट लीप फॉरवर्ड। तो ये हमारी बेसिकली, अभी देखो इंडिपेंडेंस डे पड़ा था ना, तो उसके हिसाब से हम अपनी ट्रैक कर रहे हैं प्रोग्रेस को, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को। तो न्यूज़ क्या किस रेफरेंस में है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक जर्नी है इंडिपेंडेंस के बाद, वो रिफ्लेक्ट करती है ट्रांसफॉर्मेटिव अचीवमेंट्स किस किस चीज़ों में? पॉवर्टी रिडक्शन में, लिटरेसी में हम इम्प्रूव हुए हैं, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, फिर डिजिटल इनोवेशन। और हाउएवर, लेकिन ये तो हो गए हमारे कुछ इशूज़, कुछ पॉजिटिव साइड्स, लेकिन कुछ इश्यूज़ है, जैसे सब्सिडी इनएफिशिएंसीज है स्ट्रक्चरल इश्यूज़ में, न्यूट्रिशनल गैप्स है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, जिनको अर्जेंट रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तभी हम विकसित भारत 2047 का टारगेट अचीव कर पाएंगे। इकोनॉमिक डायमेंशन में बात की जाए तो हमारा जो इंडिया का GDP है वो प्रोजेक्टेड है 4.17 ट्रिलियन बाय 2025, $17.65 ट्रिलियन PPP। तो अपनी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के हिसाब से हम रहेंगे। रियल GDP पर कैपिटा ग्रोथ की बात की जाए तो वो एवरेज है अराउंड 6.5% एनुअली 1991 के रिफॉर्म्स के बाद। फूड ग्रेन प्रोडक्शन का आउटपुट है वो इंक्रीज़ हुआ है 50 मेट्रिक मिलियन टन MMT 1951 में जो था, से 353.9 है, तो 354 आप लोग याद रख सकते हैं। और हम लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर हैं। ठीक है, सब्सिडी बर्डन है वो 3 लाख करोड़ एनुअली है, और उसमें लीकेजेस हैं लेकिन 20 से 25% के। सोशल डायमेंशन की बात की जाए तो जो लिटरेसी है वो बढ़ी है 18.3% 1951 में टू 77% टुडे, मतलब आज कितनी लिटरेसी है? 77%। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी डबल हुई है टू 72 ईयर्स। पॉवर्टी कम हुई है फ्रॉम ओवर 60% टू 5.3% टुडे।
और न्यूट्रिशन और हेल्थ प्रोग्राम्स बढ़े हैं, जैसे पोषण अभियान, ICDS। फिर विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो लिटरेसी, सैनिटेशन और डिजिटल फिनेंस, ये सब और ज़्यादा बढ़ा है। पॉलिटिकल और गवर्नेंस डायमेंशन में बात की जाए तो डिजिटल रिवॉल्यूशन से क्या हुआ है कि ओवर 10 बिलियन मंथली UPI ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, एडवांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने रिड्यूस किया है लीकेजेस को, मेकिंग वेलफेयर स्कीम्स मोर एफिशिएंट। ठीक है। और पास्ट क्राइसिस जो हुए, जैसे पोखरन सैंक्शंस, बांग्लादेश वॉर, उसने शो किया इंडिया की रेजिलियंस इन पॉलिसी मेकिंग। ठीक है। फिर टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन की बात की जाए तो सक्सेस है स्पेस मिशंस में, जैसे चंद्रयान में, मंगलयान में। इंडिया एक ग्लोबल हब के जैसे पोज हुआ है डिजिटल पेमेंट, इनोवेशन और IT सर्विसेज में। और हमको अभी ज़रूरत है एग्री R&D में इन्वेस्ट करने की, जिससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी, बायोटेक्नोलॉजी और क्लाइमेट रेजिलियंस इंप्रूव हो सके। अब आते हैं हम इन्वायरमेंटल डायमेंशन में। तो इन्वायरमेंटल डायमेंशन में क्या क्या है कि वाटर स्कैर्सिटी, सॉइल डिग्रेडेशन और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा थ्रेटन कर रहा है एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी को। और जो सब्सिडी ड्रिवन पॉलिसी है ना, वो लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस को हिंडर कर रही है और डैमेज कर रही है इकोसिस्टम को, जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज़, ये सब। अब अर्जेंट रिक्वायरमेंट है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की, रिन्यूएबल एनर्जी की और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की, तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फोकस कर पाएंगे। ओवरऑल क्या चैलेंजेस हैं हमको अभी भी इंडिपेंडेंस के बाद तक, तो देखा जाए तो न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी है, जहाँ पे हाई स्टंटिंग और एनीमिया रेट्स है। सब्सिडी इनएफिशिएंसीज है, लार्ज फिस्कल ड्रेन है विदाउट कमेंसरेट प्रोडक्टिविटी। इनकम इनइक्वालिटी है, जहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हेल्थ गैप्स है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड में है, हमारे पीछे हैं। अब हम इसके लिए कर क्या सकते हैं, तो हमारा क्या वे फॉरवर्ड है, तो हम इकोनॉमिक में रेशनलाइज कर सकते हैं सब्सिडीज़ को, चैनल सेविंग्स इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D और एग्री वैल्यू चेन्स में। सोशल में हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर और एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स में। गवर्नेंस की बात की जाए तो हम स्ट्रेंथन करेंगे DBT को, प्रमोट करेंगे ट्रांसपेरेंट वेलफेयर डिलीवरी को और रिफॉर्म करेंगे एग्री मार्केट्स को। टेक्नोलॉजिकल की बात की जाए तो स्केल अप करेंगे डिजिटल एग्रीकल्चर को, बायोटेक्नोलॉजी को और रिन्यूएबल इनोवेशन को। एनवायरमेंटल में बात की जाए तो मेन स्ट्रीम करेंगे क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग को, कंजर्व करेंगे पानी को और प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल इनपुट यूज़ को। और ओवरऑल स्ट्रैटेजिक विजन क्या है कि अलाइन करेंगे पॉलिसीज़ को विथ विकसित भारत 2047, एंश्योरिंग इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अब हम आते हैं आज के नेक्स्ट एडिटोरियल में, दैट इज़ इन नामीबिया इंडिया शोज़ अ न्यू वे टू एंगेज अफ्रीका। तो अभी क्या है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नामीबिया गए थे, तो उन्होंने नेशनल असेंबली में कुछ स्पीच दी थी, उससे रिलेटेड है, जिसमें नामीबिया और इंडिया के रिलेशंस के बारे में स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस था। तो उन्होंने बोला कि इंडिया की जो इवॉल्विंग अप्रोच है टुवर्ड्स अफ्रीका, वो किस पे बेस्ड है, पार्टनरशिप पे, इंक्लूसिविटी पे एंड लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन पे, जिसमें हम बियॉन्ड कंडीशनल एड और सिम्बॉलिज्म से आगे जाके मूव कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन में। तो हम आते हैं कि की हाइलाइट्स में क्या है कि इंडिया कौन सा अप्रोच फॉलो कर रहा है, क्वाइटर इशू बेस्ड अप्रोच, प्रायोरिटाइजिंग शेयर्ड हिस्टोरिकल सॉलिडारिटी, प्रेगमेटिक कोऑपरेशन एंड फ्यूचर ओरिएंटेड टाइज। तो हम किस पे फोकस कर रहे हैं कि हमारे फ्यूचर टाइज क्या होना चाहिए, हम प्रैग्मेटिकली कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। फिर इंडिया का जो फर्स्ट एवर डिप्लोमेटिक ऑफिस है, वो सपोर्ट किया इंडियाज़ नामीबियाज़ लिबरेशन स्ट्रगल विद इंडियन फोर्सेस कंट्रीब्यूटिंग टू पीस कीपिंग ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन टू इंडिपेंडेंस। ट्रेड पार्टनरशिप की बात की जाए तो इंडिया नामीबिया बायलेटरल ट्रेड कितना है, $800 मिलियन के आसपास है, सपोर्टेड बाय इन्वेस्टमेंट सच एज $12 मिलियन IT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कहाँ पे बना है, नामीबिया यूनिवर्सिटी एंड यूथ ओरिएंटेड प्रोग्राम्स है उसमें। इंडिया इज़ प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और डिजिटल पब्लिक गुड्स, और नामीबिया में हमारा UPI लॉन्च हुआ है, जो फर्स्ट अफ्रीकन नेशन है जो UPI इंडिया के फिनटेक टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था। UPI का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब कौन कौन से सेक्टर्स पे फोकस है ट्रेड में, तो एंटरप्रेन्योरशिप में, डिजास्टर रेजिलियंस में, रिन्यूएबल एनर्जी में और क्रिटिकल मिनरल्स में, जैसे यूरेनियम में, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है। ये एक सिंबॉलिक डिप्लोमेसी भी है, जिसमें हम नामीबियन पोइट्री यूज़ करते हैं, लोकल लैंग्वेज में रेफ़र करते हैं, तो ये हमारे लिए कल्चरली बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन का काम करता है। फिर स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो एंकर्स डिप्लोमेसी इन एंटी कॉलोनियल सॉलिडारिटी एंड शेयर्ड स्ट्रगल्स। तो क्या होता है कि जब भी ना ग्लोबल साउथ की बात आती है तो इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है नामीबिया को, अफ्रीका को, ग्लोबल साउथ के लीडर के जैसे पोज करता है, एक्सपैंड करते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन, ये शो करता है इंडिया के डिजिटल डिप्लोमेसी मॉडल को। और हम रीइंफोर्स करते हैं इंडिया के एनर्जी एंड मिनरल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बाय एंगेजिंग इन नामीबियाज यूरेनियम रिजर्व्स। तो हमको यूरेनियम की ज़रूरत है ना, तो हम नामीबिया से यूरेनियम लेंगे।
लेकिन चैलेंजेस क्या हैं? तो रीसेंट एंगेजमेंट्स प्रोड्यूस्ड मॉडेस्ट आउटकम्स, मतलब बहुत अच्छे आउटकम्स नहीं रहे हैं, सिर्फ कुछ ही एग्रीमेंट्स फाइनलाइज हो पाए, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप पे, बायोफ्यूल्स पे और डिजास्टर रेजिलियंस पे। क्रिटिकल मिनरल कोऑपरेशन की बात की जाए तो यूरेनियम में वो अभी एक्नॉलेज हुआ है, लेकिन अभी कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है उस पर। वी नीड टू मूव बियॉन्ड सिम्बॉलिज्म टू इंश्योर सस्टेन्ड इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट एंड विजिबल बेनिफिट्स। ठीक है, तो हम इसके लिए सॉल्यूशन क्या पोस्ट करेंगे वे फॉरवर्ड में, कि हमको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है कोऑपरेशन थ्रू अपकमिंग इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, जो इंश्योर करे कंटिन्यूटी बियॉन्ड लीडरशिप विजिट्स। एक्सपैंड करेंगे टेक्नोलॉजी एंड स्किल ट्रांसफर, स्केलिंग अप डिजिटल पब्लिक गुड्स, फिनटेक एंड IT कैपेसिटी बिल्डिंग इन अफ्रीका। सिक्योर करेंगे स्ट्रैटेजिक रिसोर्स पार्टनरशिप इन यूरेनियम, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स। स्ट्रेंथन करेंगे डेवलपमेंटल फाइनेंसिंग फोकसिंग ऑन यूथ एम्प्लॉयमेंट, लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। एनहांस करेंगे अफ्रीकन एजेंसी को डिसीजन मेकिंग में, प्रायोरिटाइज करेंगे डेवलपमेंटल एजेंडाज को विद इन द पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। और लास्ट क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को शो करेगा, अलॉन्ग विथ कंबाइनिंग इट विथ कल्चरल सेंसिटिविटी दैट इज़ कंसिस्टेंट विथ आवर कमिटमेंट, जो भी हमने पहले कमिटमेंट्स किया है। ठीक है, तो आई होप ये इंडिया और नामीबिया वाला आर्टिकल भी क्लियर है। आज के लिए इतना ही, अब हम शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।